Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, सब ठीक ठाक हैं? चलिए एकदम ठीक रहिए। और आप इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो रही है। बहुत जल्दी हम लोग अब फेस टू फेस मिलने वाले हैं, लेकिन जब तक नहीं मिले हैं तब तक इसको करते रहिए। और जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहिए। होल सिलेबस आपको ऑनलाइन मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे। बाकी जितने बच्चे ऑफलाइन आने वाले हैं, अब आप कमर कस लीजिए, अब आने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन आपको ऑफलाइन भी आएंगे तो भी आपको दो बार क्लास करना पड़ेगा, एक बार ऑफलाइन में, एक बार ऑनलाइन में। इसलिए तैयारी के साथ आएंगे, हमें दोनों पढ़ना है। चलिए, चूँकि बहुत सारा टाइम बर्बाद हो चुका है और बर्बाद जो टाइम हुआ है उसको कवर करने के लिए हमें कुछ नया प्लानिंग करना होगा, तब बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो सकती है। तो चलिए कंसंट्रेट हैं आप लोग, शुरू करें। तो आज पढ़ेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करने के पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। ये जो लगातार क्लास हो रही है, सेल से जुड़ा हुआ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसी पर एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखेंगे जिसका जवाब आपको देना है। और हमेशा वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग? ओके, शुरू करें। यस, आप को क्वेश्चन से मुलाकात हो गई है, आप उस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या कहता है? एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में दो सेल आपका जुड़ा हुआ है, दोनों सेल का ईएमएफ आपको इंडिकेट है। E1 इक्वल टू 4 वोल्ट एंड E2 इक्वल टू 3 वोल्ट। फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 1 ओम और R2 दूसरे सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 1 ओम है। अब मुझे यहाँ देखना है, इस फिगर से 3 क्वेश्चन आपके पास आया है। और 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन दिस सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना होगा, उस करंट के वैल्यू को निकालना है। मतलब आपको यहाँ से I इक्वल टू वाट ये बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बिंदु और बी बिंदु के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आपको देखना है। मतलब पूरा बोलते थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप शॉर्ट में कहेंगे टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पीडी, पीडी बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमको वी ए बी निकालना है आपको, ये कितना होगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भी हमको सी डी निकालना है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, सोच विचार कर। देखते हैं सबसे पहले कौन सोच के बताते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिए, फिर 3 का आंसर लिखिए, बताइए। मतलब जो सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूँ। यदि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके उतना उतना, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें आना चाहिए। तो चलिए सोच विचार के जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। देखें किसी बच्चे का आंसर आया है क्या नहीं। आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर लिखना है। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर 1 है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन लिखकर एरो मार दीजिए और उसके बाद आंसर लिखिए।
चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को प्यार से समझेंगे। सर ये सेल भी हमको इसी दिशा में करंट भेजना चाहता है और ये भी इसी दिशा में करंट भेजना चाहता है, दोनों सेम ऑर्डर में है। और यदि दोनों सेम ऑर्डर में है मतलब दोनों आपका एंटी क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो कराना चाहता है, तो इस सर्किट में करंट का मान यदि आई बोलता हूं तो सिंपल बात है, आप ध्यान देना, यहां पर इफेक्टिव ईएमएफ जो आपका होगा वो इफेक्टिव ईएमएफ ई डैश इक्वल टू आपको कहना चाहिए E1 प्लस E2 कहना चाहिए, और ये आप कह दोगे 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 वोल्ट हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ। अब सर्किट में दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन में है, तो आर डैश बराबर करना चाहेंगे आर प्लस आर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 ओम हो जाएगा आपका। अब देखेंगे यहां पर हम लोग अब करंट आई, पहला नंबर का जवाब है आई करंट कितना होगा, तो ई डैश बाय आर प्लस आर डैश करते थे हम लोग ने, यही सीखा था फाइनली एकदम शॉर्टकट में लिखने के लिए। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया गया है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर आपका यहाँ पर 0 दिख रहा है, कोई सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं दिखाया गया है, तो आर बराबर 0 कहेंगे तो हमारा फाइनली हो जाएगा ई डैश बाय आर डैश। तो ई डैश का मान आपने देखा 7 और आर डैश का मान देखा 2, तो आपका जवाब हो गया 3.5 एम्पियर। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे चलिए आप लोगों का जवाब पहला नंबर में मैक्सिमम लोग पटका खा गए। अब दूसरे पर विचार करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन का जवाब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करो आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने बताया था कि ए बी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे गंभीर से, क्या संभावना है, क्या हो सकता है। तो हम लोग पढ़े थे ई माइनस आई इंटू आर, ई का मान आपका है वहाँ पर E1 है, R1 करना होगा। तो ऐसे स्थिति में आपका जवाब होगा यहाँ पर E1 आपका है 4 माइनस आई हुआ आपका 7/2 इंटू R1 हुआ 1, ये हो जाएगा आपका 1 4 8 में 7 दिया 1/2, 4 2 8 में 7 दिया 1/2, मतलब 0.5 वोल्ट। अब तीसरा नंबर पर आप चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है, गौर से देखेंगे हम लोग, यहां पर आपका हो जाएगा E2 माइनस आई इंटू R2। E2 तुम्हारा कितना है, 3 है, 3 माइनस 7/2 इंटू 1, ये हो गया 6 माइनस 7 माइनस 1/2, मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस 0.5 वोल्ट।
अब चले आएंगे, आपका बात खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे और आपसे आंसर पूछेंगे। देख लिया होगा आप लोगों ने, पूरा अच्छा तरह से समझ लिया इसको। चलिए, अब यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, सेल को पलट देंगे, तब क्या हो सकता है, इसी में से देखेंगे आप, बहुत सारा चीज चेंज कर जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, आप देखिए गौर से। फिगर आपका चेंज हो गया थोड़ा सा। अब उसमें वही सब क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला नंबर, सर्किट में करंट कितना होगा। क्वेश्चन सेम है, आइए आपको बताना है। दूसरा नंबर में आपका देखना है, यहाँ पर पॉइंट दिया था मैंने ए, यहाँ दिया था बी, यहाँ दिया था सी, यहाँ दिया था डी। ये आपके बीच क्वेश्चन बदल गया, थोड़ा सा फिगर चेंज किए हैं और क्वेश्चन बदल गया। अब आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश करेंगे। जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन 1 2 3 करके लिखिए, 3 क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है गौरव जी, गुड मॉर्निंग हो गया। जल्दी से अब गुड आंसर दीजिए। गुड आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, 1 2 3 करके आंसर दिया कीजिए। चलिए, आप लोगों ने जो देना था आंसर दे दिया। अब हम उसको जैसा देख लेते हैं, आप कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर विचार करिएगा, थोड़ा सा ध्यान देके गंभीर मुद्रा में। सर, ये सेल का नेचर करंट भेजने का इधर होगा और इसका भी इधर होगा, और यदि हम अब विचार करें, इसका अधिक ईएमएफ है, तो निश्चित रूप से सेल इधर करंट भेजेगा, इस दिशा में वो करंट भेजेगा, और रियल में करंट इस दिशा में फ्लो होगा। देखिएगा गंभीर होके। तो आपको सिखाया गया था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, समझिएगा, बहुत महीन चीज टर्म है, बहुत ही छोटा सा बात है, गंभीर से सुनिएगा यहाँ पर, नहीं तो भयंकर गलती होता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग शब्द पर फोकस कर रहा हूं मैं। यदि ये सेल जिधर करंट देना चाहता है, उधर ही करंट सर्किट में फ्लो होता है।
जिस दिशा में करंट फ्लो करना चाहता है उसी दिशा में करंट फ्लो हो भी रहा है, तो ये हो जाएगा चार्जिंग। इसका ये डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? ये डिस्चार्ज होगा। और इसमें करंट इधर फ्लो करना चाहता है लेकिन करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, तो ये जो सेल है ये चार्ज हो रहा है। ये चार्जिंग इसको बोलेंगे। चार्जिंग में है ये सेल और ये डिस्चार्जिंग में है। अब यहां पर बहुत ज्यादा मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेचर इसका जिस दिशा में करंट भेजने का है उसी दिशा में करंट फ्लो भी हो रहा है, तो उसके ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर E1 जो आपका है वह पॉजिटिव होगा और E2 जो आपका हो जाएगा वह निगेटिव होगा। अब मैं पूछूंगा आपसे इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ यदि कहना चाहूंगा ई डैश इक्वल टू, आप एकदम आराम से कह दोगे E1 माइनस E2 कर दीजिए, तो यहाँ से ई डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। यही बात ध्यान से आप बच्चों को हमेशा समझना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान से सुनना होगा और ध्यान में सेट करना होगा। अब आर डैश जो है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तो सिंपल सेम डायरेक्शन में दोनों में इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से इस दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए दोनों सीरीज में होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर R प्लस R हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 आपका 2 ओम हो जाएगा। अब करंट का मान, पहला नंबर का जवाब देना चाहता हूं मैं। करंट I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ई डैश बाय R प्लस R डैश, यही करते थे हम लोग। यहाँ भी आप कहोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, बाहर में परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है, वहां पर हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2, मतलब हो जाएगा 0.5 एम्पियर। योर आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 0.5 एम्पियर। तो हमारे बहुत कम सब बच्चों ने यह जवाब दिया। गंभीर से सुनिए और सीखिए। थ्योरी पढ़ लिए हैं, उसका जवाब हमें आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करो आप लोग। एक का जवाब आपका आ गया, अब इसको आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। तो गौर से देखा आपने अभी, सर जरा सा चेंज किया था मैंने, आंसर बदल गए, सोच बदल गए। तो यही थोड़ा थोड़ा सा चीज यदि नहीं पकड़ सकते हैं बच्चे, छोटा छोटा बात को ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाता है। यही फिगर बना रहेगा, आपको 4 आंसर दिया रहेगा, उसमें एक को टिक करना है। इसको सोचने में 2-4 घंटा नहीं लग सकता है, 20 सेकेंड बहुत हो गया। अपोजिट देखेंगे डायरेक्ट हो, 4 में 1 गया, 3 गया 1, और 1 1 प्लस 1 2, रेजिस्टेंस हो गया 2, ईएमएफ हो गया 1, 1/2 0.5। 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में आप सोच सकते हैं, बशर्ते सोचने की कला होनी चाहिए। तो आपको सोचवाया गया, पहले सेल को उस तरह रखा गया, सेल को पलट दिया गया, आंसर बदलते जा रहा है, इसी बात को तो पकड़ना है आपको। चलिए बहुत सुंदर बात। अब हमको निकालना है ए और बी के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ए तथा बी के बीच में टर्मिनल विभवांतर।
ये पूछा जाएगा आपके से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, नाम दे देते हैं वी ए बी बराबर E1 माइनस आई इंटू R1। डिस्चार्जिंग, और ये चार्जिंग के केस में है, इसको बड़ा ध्यान से देखना होगा। तो माय डियर बच्चों, आपका जवाब होगा यहाँ पर वी ए बी बराबर E1 का मान आपने क्या देखा है, E1 का मान 4, वेरी गुड, 4 माइनस आई का मान क्या देखा आपने 1/2 इंटू 1। तो आपका जवाब हो गया 3.5 वोल्ट, योर आंसर। चलिए, इसको आपने समझ लिया। अब आप बच्चों से मेरा कहना है 3 का जवाब आप लोग स्वयं दें, 3 का जवाब आप लोग स्वयं दें जल्दी से। 2 क्वेश्चन को देख लिया आपने। प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, दूसरों को छोड़ दीजिए, अपना आंसर दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। सिर्फ आंसर दीजिए और साइलेंट हो जाइए। प्यारे बच्चों, दूसरे को सुधारने का कोशिश मत कीजिए, उल्टा गाड़ी चलता है। सब अपना अपना आंसर दीजिए सिर्फ। तीसरा का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से तीसरा का आंसर दीजिए आप लोग। तीसरा का आंसर 5/2, 2.5, 3.5, 3.5, 5, 3.5 माइनस 3.5, ये सारी बातें 2.5 भी आ रहा है, 3.5 भी आ रहा है, कोई बच्चा माइनस में भी लिख दिया है। चलिए, आपका जवाब मैंने देखा। अब आइए जैसा देख लीजिएगा आप लोग जल्दी से। मैंने आपको सिखाया, अभी क्या सिखाया कि सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया था कि पहला जो सेल E1 है, इसका EMF E1 है, वो करंट फ्लो करा रहा है, मतलब वो चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के केस में है। लेकिन सेकेंड सेल के जो नेचर है उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा चार्जिंग के केस में है। और इस केस में यहाँ पर आपको देखना है कि जब ये चार्जिंग के केस में है तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा बात यहाँ पर लिखेंगे, या जो केस 2 है ये डिस्चार्जिंग केस है, डिस्चार्जिंग का केस है। यहाँ पर आपका फार्मूला ये सही है। लेकिन तीसरा नंबर को देखिए, ये चार्जिंग के केस में होगा, चार्जिंग केस है। यहाँ पर ई बराबर आपका होता है V प्लस आई इंटू आर। चार्जिंग के केस में होता है V बराबर ई प्लस आई इंटू आर, ये होता है आपका चार्जिंग के केस में। तो CD लगा देंगे, C और D पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ पर C और D पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो ये लिखेंगे। तो VCD आपका जो हो जाएगा, E का मान है आपका यहाँ पर कितना, E का मान है 3 वोल्ट, तो 3 है आपका, यहाँ पर E2 लिख दीजिए, IR2 लिख दीजिए। तो 3 प्लस I का मान 0.5 गुना 1, तो आपका जवाब हो गया ये 3.5 वोल्ट। आंसर माइनस में नहीं करिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में आपका आंसर यही हुआ। तो इस बात को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका
डिस्चार्जिंग केस में माइनस है और चार्जिंग के केस में यहाँ पर क्या है, प्लस है। इस बात को दिमाग में सेट करके याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कभी पहला पूछ देता है, कभी दूसरा नंबर पूछ देगा, कभी तीसरा पूछ देगा, तो फटाफट आपको जवाब देना है। तो चलिए, ये मैंने आपको सोच दे दिया। फिर आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रखेंगे आज शाम वाले बैच में। अभी हमको टॉपिक था मिक्सचर कम्बिनेशन ऑफ सेल, उसको फटाफट खत्म करना है। चलिए अब हम लोग न्यू पॉइंट पर स्टार्ट करेंगे। सेल को सीरीज में जोड़ने सीख गए थे, पैरेलल में जोड़ने सीख गए थे। अब सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स्ड रहेगा, तो उसको कहते हैं मिक्सचर कम्बिनेशन ऑफ सेल। हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। तैयार हैं आप लोग? यस। आइए हम लोग न्यू पॉइंट की ओर चले, और वो है मिक्सचर कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। सेलों का मिश्रित क्रम समूहन, ये क्या है, कैसे है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आइए गौर से देखते हैं हम लोग। मिक्सचर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल में आपको देखना है कि सेल कैसे जुड़ा रहेगा। ये एक सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। इसको देख के आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो सेल दिखाया गया है ये सीरीज में आपका है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक सीरीज में जो सेल की संख्या है एन सेल्स है, एन सेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक सीरीज में। दूसरा फिर उसी तरह का और एक सीरीज है, दूसरा और एक सीरीज है, दूसरा सीरीज है। इस तरह से बहुत सारे सीरीज आपका है। और लास्ट में एक और सीरीज है, अब इसमें कहेंगे सीरीज की संख्या कितनी है। सीरीज में तो जुड़ा हुआ है, एक सीरीज में एन सेल है, एन सेल इन ए सीरीज, एक सीरीज में एन सेल आपका है। और इस तरह से सेलों की इस सीरीज का संख्या कितना है, एम सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम जो संयोजन है, वो श्रेणी क्रम संयोजन की संख्या कितना है, तो उसका जवाब देंगे हम लोग एम। अब यहाँ पर देखो आप लोग जल्दी से सब बात ऐसे दिखा दोगे, प्लस है माइनस है सब चीज वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। ईएमएफ ई है, आर है, ई है, आर है, ये सब वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इन सभी का एक पॉइंट पे लाके जोड़ देते हैं। सबका ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक पॉइंट पर है, और इस सब का निगेटिव टर्मिनल को किसी दूसरे पॉइंट पर हम लोग लाके जोड़ देते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर
अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे क्या संभावना है, कैसा बनेगा यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप बी। आराम से, तो ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसको अच्छा बनाते हैं। यह हुआ मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक श्रेणी क्रम समूह, दूसरा श्रेणी क्रम समूह, एम्मा श्रेणी क्रम समूह। एक श्रेणी में भले एन सेल है, लेकिन उस श्रेणी क्रम समूह की संख्या कितना है, एम है। मतलब एक श्रेणी क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, तीसरा श्रेणी क्रम, एम्मा श्रेणी क्रम, ये सभी आपस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है। इसमें सब सेल श्रेणी में, इसमें भी श्रेणी में, लेकिन यह श्रेणी क्रम समूह भी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सीरीज में भी सेल है और पैरेलल में भी सेल है। तो एक सीरीज में यदि एन सेल है और इस तरह से एम पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल यदि पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पर आप लोग खुद जवाब दे दोगे। टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर आपका हो जाएगा m इंटू एन। आप देखते हैं वो जो चेस खेलते हैं शतरंज, उसमें 8 ऐसे होता है, 8 ऐसे होता है, टोटल आपका 64 को होता है, घर उसका होता है ना। चलिए, उसी तरह से यहाँ पर टोटल सेलों की संख्या m इंटू एन हो जाएगा। अब आपको विचार करना है कि ये सेल का जो मिक्सर कॉम्बिनेशन है, सर्किट में करंट कितना भेजेगा, ये आई का वैल्यू मेरे को बताना है। और यहाँ पर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ है, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप आर से डिनोट कर दीजिए। ये हुआ आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कहलाएगा। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आर को हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग विचार करें स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले एक सेल के बारे में सोचें, एक सीरीज के बारे में सोचें। तो एक सीरीज का जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ होगा, वह हो जाएगा एन इंटू ई। कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक श्रेणी क्रम समूह का टोटल ईएमएफ यदि पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा टोटल ईएमएफ बराबर एन इंटू ई हो जाएगा। और एक श्रेणी क्रम समूह में इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंबल देंगे आर एस बराबर एन इंटू आर हो जाएगा। आर 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 कितना सेल है, एन सेल, सब सीरीज में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो आर एस सिंबल दे देंगे और उसका वैल्यू हो जाएगा एन इंटू आर। ये दो चीज आपने देख लिया फर्स्ट स्टेप में, यहाँ तक करके आप लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े।
टोटल ईएमएफ एक श्रेणी क्रम समूह में कितना आपको दिखा, NE, और एक श्रेणी क्रम समूह में इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, RS बराबर हुआ N इंटू R। अब देखो फिर दूसरा वाला का भी सोचेंगे सब बात वही होगा, तीसरा वाला का भी सोचेंगे तो सब बात वही होगा, फिर एम्मा वाले का सोचेंगे फिर वही होगा। तो प्रत्येक श्रेणी क्रम का जो बात सोचना चाहिए वो मैंने सोच के रख लिया। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर देखना है कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जिसमें अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो एक श्रेणी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ RS। इस सब का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, RS हो गया। दूसरा वाला का भी क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा, और फिर इस सब का भी क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। लेकिन ये सब भी तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। जब ये सब पैरेलल में जुड़ा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे सोचा जाएगा। यदि इस सब का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग मन मन R1 सोच लें, इस सब का इंटरनल रेजिस्टेंस को R2 सोच लें, और इस सब का RM सोच लें, RM मैंने एम्मा सीरीज है, तो R1 भी RS के बराबर होगा, R2 भी RS के बराबर होगा, RM भी RS के बराबर होगा। अब इस सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो पैरेलल वाला कंसेप्ट लगाएंगे और काम हो जाएगा। तो चलिए मैं इस फिगर को आगे बढ़ाता हूँ, चेंज करता हूँ पेज को, और अब हमको बताइए आप लोग all internal resistances का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सभी आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, नहीं बोल दिए, सभी आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, सभी आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का सिंबल हम लोग यहाँ पर R' दे देते हैं, इसको बताना है। तो आप देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RM करेंगे। R1 हुआ पहला सीरीज का, R2 हुआ दूसरा सीरीज का, RM हुआ एम्मा सीरीज का, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/R' इज इक्वल टू करेंगे 1/RS प्लस 1/RS प्लस करते 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 1/RS, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा गौर से, 1/R' बराबर RS का मान हुआ, मतलब एक श्रेणी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, वो आपको मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था। एक श्रेणी क्रम समूह में इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंबल क्या दिया था, RS, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा, N इंटू R। यहाँ पर कहा एक श्रेणी क्रम का RS, दूसरा का भी RS, तीसरा का भी RS, लेकिन वो RS कितना है, N इंटू R है। तो लेकिन मैंने कहा था कि इसको डिनोट कर दें R1 से, इसको R2 से, इसको RM से, तो R1 R2 RS RM सब RS के बराबर है, और वो RS किसके बराबर है, N इंटू R के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे 1/, या हम लोग और जल्दी करेंगे, शॉर्ट करेंगे, हम यहाँ पर कर सकेंगे इस तरह से, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है, M है, तो हम लोग कह देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, M तक, बटे सब में नीचे हो जाएगा RS। तो माय डियर बच्चों, आपका जवाब आ गया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। M जुड़ के सब हो जाएगा, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया जोड़ते जाएंगे 10 ठो,
तो 10 रुपया हो जाएगा, बटे आर एस का मान बैठा दीजिए एन इंटू आर। तो माय डियर बच्चों, यहाँ से आर डैश बराबर आपका, इसको पलट देंगे, हो जाएगा एन इंटू आर बाय एम। ये क्या निकला, ये क्या निकला, गौर से देखिएगा आप लोग। ये निकला यही निकला, गौर से देखिए। ये क्या है, इसको चाहे बच्चों तो हिंदी में भी देख लो बाबू, तो जरा सा रोना नहीं। सभी आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, इसका सिंबल आपने चुना था आर डैश, जिसका वैल्यू आपने निकाला यहाँ पर। तो ये आपका वैल्यू निकल गया, एक स्टेप खत्म हुआ। सभी सेल के अंदर में जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, सब मिलकर कितना होगा वो मैंने खोज के रख लिया। स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, का पैरेलल में हजारों हजार सेल जुड़ा रहे, लेकिन टोटल ईएमएफ जब बोलते हैं एक सेल के ईएमएफ के बराबर। ये आपको यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पिछले 2 क्लास पहले पे पढ़े हैं तो उसको देख लीजिएगा एक बार, जहाँ कंफ्यूजन है उसको देखकर फिर से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा और आगे बढ़ूंगा। अब आपके बीच यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। इफेक्टिव EMF of whole circuit is equal to total EMF of total EMF of total EMF of a series ग्रुप। इसी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में सोचे तो क्या कहता है ये, संपूर्ण परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल बराबर एक श्रेणी क्रम समूह का कुल विद्युत वाहक बल। तो आपको बैक करते हैं हम लोग, गौर से देखेंगे यहाँ पर एक सीरीज का जो ईएमएफ आपने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, एन इंटू ई। यह सीरीज ये सब पैरेलल में जुड़ा है। तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे इफेक्टिव ईएमएफ, कोई एक ही समूह का टोटल ईएमएफ जो होगा वो पूरे सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर समान होता है, इसलिए कोई एक के बारे में सोचेंगे और वही उसका, इसका एक का जो टोटल ईएमएफ होगा वही पूरे सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको हमेशा दिमाग में सेट रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, फंसना नहीं है। तो अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर हमारा जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पर यदि मैं संपूर्ण परिपथ का इफेक्टिव ईएमएफ को ई डैश से डिनोट करूं, एक श्रेणी क्रम का समूह का भी ईएमएफ जो होता है एन इंटू ई हो जाएगा।
ये आपका फाइनल बातें हुआ। अब आपको कहना क्या है, करंट, करंट इन द सर्किट, करंट इन मिक्सचर कॉम्बिनेशन, मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, सेलों के मिश्रित कम समूहन में धारा। तो आपने तो पढ़ ही लिया था, आई बराबर इफेक्टिव ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ई डैश के स्थान पर आप लिखोगे एन इंटू ई, और आर अपने जगह पर है, और आर डैश का मान आपने कहाँ निकाला है, जब ढूंढिए, फिर हमको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास चमक रहा है, इसको गौर से देखिए। सभी सेल जितना भी मिक्सर में जुड़ा हुआ है उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अचानक पूछेंगे। कई बार न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर आर डैश बराबर याद रखना है एन इंटू आर बाय एम। एन क्या हुआ, एक सीरीज में कैटो सेल जुड़ा है, सेलों की संख्या एन है, और वो सीरीज कैटो जुड़ा हुआ है, फिर वो है एम है आपका। सीरीज समूहन का संख्या कैटो है, एम टो है, तो टोटल सेल कितना हुआ, एम इंटू एन। तो एन आर बाय एम आपका आर डैश का मान हुआ। ये आपको याद रखना है, जब भी पूछेंगे आपको इस लाइन को बोलना है फटाफट। चलिए, अब यहाँ पर उसका मान हुआ एन इंटू ई बाय सॉरी एन आर बाय एम, ये आपका फॉर्मूला हुआ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, और आई बराबर कहेंगे एम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एन इंटू ई तो ठीक है, अपने जगह पर रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एम आर एन आर हो जाएगा, एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर बाई एम होगा। तो प्यारे बच्चों, आप गौर करके देखना, ये एम ऊपर चला जाएगा, और तब आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू ई बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, योर फाइनल इक्वेशन होगी। अब इसमें कई बातें हम बच्चों को याद रखने लायक है, जो फॉर फ्यूचर हमारे एग्जामिनेशन के एंगल से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूछने के ख्याल से, ये सब बातें बार बार आपको रिपीट करेगा, आपको फटाफट जवाब देना है। तो आपके क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो गया। अब जल्दी से आप लोग इसको लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए, हो गया लिखा हुआ। अब जल्दी से आप करेंगे। इसमें अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो लास्ट में सुनना बहुत जरूरी है। तो इसमें सर पूछ क्या क्या सकता है, फाइनली एक लाइन सुनेंगे। पूछ सकता है आपसे, क्या क्या पूछ सकता है, मिक्सर कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव ईएमएफ का मान पूछ सकता है। तो बच्चा लोग देखता है कि बहुत सारा सेल है तो सब के बारे में सोचो, नहीं, सिर्फ एक सीरीज में कितना सेल जुड़ा हुआ है उसका टोटल ईएमएफ ही इफेक्टिव ईएमएफ होगा। डायरेक्ट हम कहेंगे एक सीरीज में सेलों की संख्या एन है और एक सेल का ईएमएफ ई है, तो इफेक्टिव ईएमएफ ई डैश बराबर एन इंटू ई कहेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा गलती होता है बच्चों से, ये बात को कुछ दिन में बच्चे के दिमाग से स्लिप हो जाता है और उसका गाड़ी फंस जाता है। चलिए, उसके बाद एक बात और पूछता है बार बार, संपूर्ण मिश्रित क्रम समूहन में मिक्सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में होल सर्किट में सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या याद रखना है, फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आ चुका है वो फॉर्मूला याद रखिएगा। मिक्सर कॉम्बिनेशन में सेल को जोड़ते हैं, कुछ सेल सीरीज में होता है, वही सीरीज ग्रुप को पैरेलल में जोड़ देते हैं, तब उस सर्किट में करंट कितना होगा, आई इक्वल टू, आपका जवाब होगा एम इंटू एन इंटू ई बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। यस, ये फॉर्मूला आपका हो गया, इसको याद रखना है।
इतना याद होने के बाद और 2 लाइन सुनना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, पूछा जाता है कि मिक्सचर कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना हो सकता है। ये अब लॉजिक वाला बात है, तर्क वाला बात है, और सोचने वाला बात है। तैयार है सोचने के लिए? यस, तैयार हो जाइए। तो यहां से स्टेप को आगे बढ़ाऊं, चलिए। सादा पेज अब नहीं होगा लगता है, इसी को बढ़ाओ। तो पूरा क्लास जो शुरू से देखे होंगे मजा आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे बीच में घुसा होगा वो उछाल छोड़ दिया होगा उसको, कहाँ से एनी लिख दिया, कहाँ से हार्ड डैश लिख दिया, माथा खराब, हटा रे माथा खराब। करेंट चैप्टर यदि कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास, किसी भी दिन शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको 100% मैं समझाने का दावा रखता हूँ। अब बीच में जो भी बच्चा आता है वो एकदम नहीं समझेगा, ये मुझे पूरी विश्वास है, ये मुझे गारंटी विश्वास है। क्यों? क्योंकि आपने देखा पहला लाइन लास्ट लाइन तक जुड़ा रहा, पहला लाइन में जो बताया वो लास्ट तक उसका यूज होते रहा, और सुना नहीं उसका, यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे लास्ट में आके तो छड़ छोड़ेगा ही, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं, छत में लगा देता है, जंग रोधी नहीं रहता है, छड़ में अंदर अंदर जंग लग गया, आधा माल ऊपर आधा माल जमीन पर, होता है ना, यही होता है। बीच क्लास में घुसने वाले बच्चे का छड़ छोड़ देता है, आधा ब्रेन इधर आधा ब्रेन इधर, आधा कम किया आधा कम नहीं किया, कभी पूरा नहीं होगा। तो चलिए, आप लोग समझ गए, समझदार है, हमको पता है आप लोग काफी एक्टिव बच्चे हैं, एकदम मजेदार है। अब यहाँ पर एक बात पूछ देता है जिसको हम लोगों को समझना है। मैक्सिमम पावर थ्योरम, सर मिक्सर कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल आपने जोड़ दिया, और उसके बाद उसको बाहरी परिपथ से जोड़ दिया, बल्ब से, फैन से, किसी चीज से जोड़ दिया, और वह सेल का मिश्रित समूहन आपको सर्किट में करंट दे रहा है। तो अधिक से अधिक कितना करंट देगा, उसी के लिए कुछ शर्त है, जिसको सुनिए एकदम ठंडे दिमाग से। राइट, तैयार है? यस। अब कहता है, बहुत शॉर्ट में लिखता हूं इसको, लंबा गप नहीं करेंगे, आप लोग भाषा बना के लिख लीजिएगा। हम शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं, आप लोग भाषा बना के लिख लीजिएगा। क्या है? कहता है मिक्सचर कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान देना है, करंट एंड पावर का मान मैक्सिमम मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है जबकि, ध्यान से देखिएगा, जबकि बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सिंबल आपको याद होगा, हम लोग जो यहाँ देते थे वो कैपिटल आर था, याद होगा आपको। बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, सभी आंतरिक प्रतिरोधों के
समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ये लाइन याद रखिए। यदि मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलने कहे, यह लाइन आपको बोलना है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोलिए, हिंदी वाला हिंदी में बोलिए। हम दोनों मिक्स करके लिख दिए हैं, अपना अरेंज कर लीजिएगा। क्या कहता है? इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट internal resistance, then current and power will be maximum. This is the maximum power theorem. प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या बोलोगे? जब परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान सभी आंतरिक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के बराबर हो जाए, तब परिपथ में धारा का मान महत्तम होता है और पावर का भी मान महत्तम होता है। इसी को कहते हैं महत्तम शक्ति प्रमेय, मैक्सिमम पावर थ्योरम। राइट, चलिए, बहुत सुंदर बात। अब आपने इसको समझ लिया। अब जरा सा इसको दिखाना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है? गौर से देखिएगा आप लोग, गौर से देखना। यहाँ पर कहना क्या चाहता है? कहता है कि सर, आई लिखकर एम ए एक्स लिख देंगे, समझ जाइएगा। करंट आई हुआ, एम ए एक्स मैक्सिमम करंट का सिंबल यूज करेंगे। और मैक्सिमम करंट आर इज इक्वल टू आर डैश, मतलब आप कहोगे आर इज इक्वल टू एल इंटू स्मॉल आर बाय एम। अब आपको ये आया होगा, तो मैं कुछ देर पहले आर डैश आपको बताया था, और वो कहा था सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस, तो एन आर बाय एम हो गया। यह दोनों जब इक्वल होता है, तब सर्किट में करंट का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यही वो आपका थ्योरम। अब कोई कहेगा इसको प्रूव कर दीजिए गुरुजी, क्या ना हुआ, कैसे हुआ? तो चलिए, हम तैयार हैं। इसको 2 लाइन में प्रूव करने का कोशिश करते हैं, बहुत शॉर्ट में। थोड़ा वहाँ पर दिमाग पे जोर दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग पे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम का। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे, वो यूज करते हैं। लेकिन मैं उतना बोलवे नहीं करूँगा, ठेठ भाषा में बोल के आपको समझाऊंगा, जो दिमाग पे जोर ना पड़े, एकदम मूर्खा डिजाइन के जैसे। आइए गौर से, बच्चा वाला बुद्धि पर चलते हैं तुरंत। इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं, तो बात समझ में आ गया होगा। ये लाइन याद रहेगा कि करंट किसी सर्किट में मैक्सिमम होगा कब? जब परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं बैक गियर लगा रहा हूं। हाँ, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, इसका वैल्यू को यदि मैं मान लूं, इसका वैल्यू तुम्हारा 10 ओम है, और ये सब जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने खोजा था, ये आर डैश, इसका भी वैल्यू 10 ओम हो जाए, तो सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 10 ओम हो जाए, और जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसका भी मान 10 ओम हो रहे, तब कहा ये जो करंट होगा आई मैक्सिमम होगा। उससे ज़्यादा करंट नहीं मिल सकता है, वो अधिक से अधिक करंट उतना ही मिलेगा। वो मैक्सिमम करंट फिर हो सकता है कितना, वो भी सोच लेंगे हम लोग। शर्त जब जान गए तो मैक्सिमम करंट कितना होगा ये भी मैं सोच सकता हूँ। तो वो पहले जरा सा रफ करके प्रूफ करना चाहेंगे। आइए गौर से हम उसको प्रूफ को देखें तो प्यार से।
क्या होगा ये। तो चलिए, समय हो चुका है, लेकिन अब इसको अधूरा छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अधूरा छोड़ने का मतलब फिर से इसको रिपीट करना और दूसरे क्लास में ही चला जाएगा। कोई एक टॉपिक एक ही क्लास में रहे तो वहाँ पर बच्चे को पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा होता है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रूव कर देते हैं, हड़बड़ करके। आप लोग का दिमाग तेज रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। प्रूफ में गौर से देखोगे, आपने पढ़ लिया था मिक्सर कम्बिनेशन में करंट आई का वैल्यू m इंटू एन इंटू ई बाय एम आर प्लस एन इंटू आर। अब समझिएगा, लिखेंगे नहीं, खाली बोलेंगे, आपको समझना बुझना अपने मन से। सर, इस आई का ये मैथमेटिकल फार्मूला दिख रहा है आपको, और सारे बच्चे को दुनिया में याद है कि डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म यदि मिनिमम हो तो रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जरा देना, यहाँ पर यदि ये वाला टर्म मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? तो सामने बैठे बच्चा लोग कहता है यस सर। चलिए, बहुत सुंदर बात। आप लोग को पता होना चाहिए कि बच्चा अभी सामने भी बैठ के पढ़ता है, लेकिन ढेर हल्ला नहीं करेंगे, अभी पढ़ाने का अलाउ नहीं है। लेकिन बच्चा लोग आ जाता है, भगा भी नहीं सकते हैं, बैठाना पड़ता है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, ये बात गारंटी है। सभी लोग मास्क लगा के बैठा है, सभी लोग 2 गज की दूरी पर बैठा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए, आप लोग जितने बच्चे भागलपुर आ गए हैं जरूर मिलिए, मजा आएगा, देखा जाएगा रिलैक्स में कौन कितना पोखत होके आए हैं। बहुत मजे से घर का बना हुआ खाना खाए हैं, अब फिर यहाँ हाथ जलाना होगा। लफड़ा यही है, मन तो नहीं करता होगा आने का, लेकिन मजबूरी है, इंसान को काम करना पड़ता है। बिना काम किए यदि इंसान को सब चीज प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मांड में कोई काम करता ही नहीं। लेकिन सच है, काम तो भोजन, काम है तो आराम, बिना काम का आराम का कोई चांस नहीं है। चलिए रेडी, आइए, डायलॉग होते रहेगा ऐसे। अब कहता है सर, इस टर्म का मान मिनिमम हो जाए तो आई मेरा मैक्सिमम होगा, ये कंफर्म है, हम सारे बच्चे जानते हैं। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है सर? तो विचार करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाते हैं, आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट करोगे। तो सर, एम आर प्लस एन आर को मैं चाहूं तो इस रूप में लिख सकता हूं, रूट अंडर एम आर अल्लाह ने कीजिएगा, गौर से देखिएगा कि हाँ हो सकता है कि नहीं। किसी भी टर्म पर स्क्वायर भी कर दे और फिर रूट भी कर दे, हो सकता है ना? हाँ, काहे नहीं होगा सर। इस पर भी स्क्वायर कर दिए, रूट कर दिए, स्क्वायर कर दिए, इस पर भी रूट करके स्क्वायर कर दिए, तो ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ब्रह्मांड में सारा बच्चा जानता है इस दुनिया का। क्या जानता है आप लोग बताओ जल्दी से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है दुनिया में? बोलिए, कुछ बोलिए, आप लोग लिख रहे हैं, चट करके देखें। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बोल सकते, सामने में बैठा हुआ बच्चा है, इसी लोग से पूछते हैं, बताओ भाई इसका कोई फॉर्मूला होगा? यस नहीं, जवाब दीजिए, यस बोल के काम नहीं चलाइए, शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा। इसका जवाब आप क्या क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2, हाँ प्लस 2ab, ये आप लिख सकते हो। तो हम लोग इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सर अप्लाई करेंगे तो देखिएगा आप लोग, एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर, जगह थोड़ा कम बचेगा लगता है, एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस
प्लस 2 इंटू रूट अंडर एम आर इंटू रूट अंडर एन आर। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब चलो अब विचार करते हैं हम लोग। सर ये हम लोग कल्पना करें कि ये वाला पद कभी जीरो हो सकता है क्या? यदि सेल में एम भी है एन भी है तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो कौन कर सकते हैं, किसको आप बना सकते हैं जीरो? ये अंडर वाला जो टर्म है, ये वाला पद आपका कभी जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। और यदि ये जीरो हो जाएगा तभी ये टर्म का वैल्यू मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू का मान कुछ होगा, और यदि उसमें जीरो जोड़ेंगे तो वह मिनिमम वैल्यू होगा, उससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ इस टर्म को मिनिमम होने के लिए, इसका मान मिनिमम होने के लिए, ध्यान से देखिएगा, इसका मान मिनिमम होने के लिए, ध्यान से देखिएगा, होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। ये लिखने का नहीं है, खाली बोल लिख दिए, बाद में कभी देखिएगा तो याद आएगा। यदि ये टर्म को मैं जीरो कर दूं तो ये टर्म हमारा मिनिमम हो जाएगा, और इसको मिनिमम करेंगे तभी हमारा करेंट मैक्सिमम होगा। ये बात आप लोगों ने देख चुका है, ये बात ध्यान में रहेगा। तो हमें करंट मैक्सिमम करना है, ये मेरी सोच है। इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको एनी हाउ इसको मिनिमम करना होगा, और इसको मिनिमम होने के लिए ये मान जीरो होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग को उसको जीरो करेंगे, रूट अंडर एम आर, तो यहां पर एम आर बराबर माइनस रूट अंडर एन आर बराबर जीरो कर देते हैं। तो माय डियर बच्चों, आप लोग होशियार हैं, समझ गए होंगे। एम आर बराबर हो जाएगा एन आर, और यहाँ से आर बराबर हो जाएगा एम एन आर बाय एम, आपका हो जाएगा। यह आपका प्रूफ तो हो गया। तो आई का मान मैक्सिमम लेना है तो इसको मिनिमम होना चाहिए, और इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, और उसका फॉर्मूला यह हो सकता है। तो इस टर्म में लाने के बाद अब मैं देख रहा हूं इसका मान मिनिमम लेना चाहते हैं, तो इसका मिनिमम होने के लिए गारंटी है कि इस टर्म को जीरो हो जाना चाहिए। 1 रुपया है, कलम का दाम 10 रुपया है, और जीएसटी जुट गया, कुछ जुट गया तो बढ़ जाएगा कि नहीं? तो जीएसटी को हटा दो तो किसी भी चीज का वैल्यू कम से कम होगा, मिनिमम। तो यहां पर वही हुआ, ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता है। ये समझो तुम्हारा कलम का दाम हो गया, और ये तुम्हारा हो गया जीएसटी हो गया। जीएसटी को हटा दे तो जो कलम का दाम होगा ये दाम फिक्स हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ऐसे समझे हम लोग सिंपल ठेठ भाषा में। तो इस टर्म को हटाएंगे, मतलब इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो जीरो होने के चाहिए, तो जीरो कर देते हैं तो अपने आप आर बराबर इतना मिल जाता है। तो यदि आर के स्थान पर इतना सोचेंगे तो यह मिनिमम हो जाएगा, और यह मिनिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप तो ये बातें प्रूफ हो चुका। तब सर मिनिमम मैक्सिमम करंट का वैल्यू होगा कितना? यस, आइए लास्ट लाइन लिखते हैं और आपको बाय बाय करते हैं। तब आपको कहोगे यहां पर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कितना होगा? तो सर आप ध्यान से देखना, चूंकि फॉर्मूला फिर से याद दिला देता हूं, आई बराबर एम इंटू एन इंटू ई बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, है कि नहीं है? तो ये बातें आपका है, तो हम इस बात को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कहीं पर जहाँ एम आर है वहाँ जगह एन आर लिख सकते हैं, जहाँ एन आर है वहाँ एम आर लिख सकते हैं, एम आर के जगह एन आर लिख सकते हैं, ये मेरी मर्जी। चूंकि वो है तभी आई मैक्सिमम है। तो जैसे इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर आई मैक्स बराबर आपका
लिखूंगा, इसका मतलब एम एन ई बाय एम आर को हटा के एन आर लिख देंगे। एन आर प्लस ये एन आर पहले से है, एन आर बराबर आपका हो जाएगा एम एन ई बाय 2 MR, एम कैंसिल, एम कैंसिल, तो आपको रिजल्ट मिला आई मैक्स इज इक्वल टू एन इंटू ई बाय 2 R। ये आपका आई मैक्सिमम का वैल्यू हो गया। ये डायरेक्ट आपको यूज करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट यूज कीजिएगा। और देखिएगा सर आप ये कर दिए, हम नहीं करेंगे ऐसा, ऐसा कर सकते हैं आई मैक्स बराबर, नहीं सर, एम एन ई बाय, ये एम आर को रहने देंगे, नहीं हटाएंगे सर, लेकिन उस एन आर के बदले हम इसको तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख देंगे एम आर, तो मेरा हो जाएगा एम एन ई बाय 2NR। कैलेंडर मिस्टेक आप लोग कल ताकते हैं, NR 2NR, ओ हो, एन कैंसिल हुआ, एम बचेगा यहाँ पर, 2R होगा। यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला से MR को रहने देता हूँ, रहने दिया, लेकिन इस NR के बदले इसको लिख दिया, वो लिख दिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखिए MM कैंसिल होगा, यहाँ हो जाएगा आई मैक्स इज इक्वल टू N इंटू ई बाय 2R। तो आपके पास ये दो फार्मूला हो गया। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का वैल्यू किस फार्मूला से बनाए, दोनों फार्मूला है। तो जब क्वेश्चन में कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस की जानकारी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस की जानकारी हो और पैरेलल में कितना सेल जुड़ा हुआ है वो M मालूम होती है, फार्मूला यूज करेंगे। सीरीज में कितना सेल जुड़ा है N मालूम हो और बाहरी प्रतिरोध कितना जुड़ा है R वो मालूम हो, तो इसको यूज करेंगे। ये दोनों अपना अलग अलग फार्मूला हुआ। दैट्स ऑल, अब आप लोग का काम कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग सेम यही क्लास लेकर हम लोग जुड़ेंगे शाम में 6 बजे से 7 बजे तक। दोनों क्लास पर डे आपको देखना है। जब तक ऑफलाइन रनिंग में नहीं आता है तब तक ये दोनों क्लास में करंट चलता रहेगा। क्लास रनिंग में आ जाएगा, ऑप्टिक्स स्टार्ट, ऑफलाइन में ऑप्टिक्स, ऑनलाइन में करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, तैयार है? यस, ओके।